बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, जिस तरह से कोरोना वबा की हम बात करते हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की मईशत को भी हिला कर रखती है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से जिस तरह से दानिशमंदाना फ़ैसले किए गए और बर वक्त फ़ैसले किए गए, कोरोना के आगे बंद बांध दिया गया एक। जबकि मईशत की अगर बात करें, गाड़ी भी इस्तेहकाम की जानिब आ गई है, अब उसकी शाहराह पर जो है चल रही है। अच्छा, कारोबारी तबके की बात करते हैं। मुल्क की मईशत की नब्ज़ की धड़कन से मुकम्मल ये आगाही रखता है और इस हवाले से गैलप के सर्वे में कहा गया है कि हर 10 में से 7 कारोबारी अफराद का कहना है कि उन्हें मुस्तकबिल में कारोबार में बेहतरी की उम्मीद है और ताजिरों की अक्सरियत का कहना है कि कारोबारी हालात अब दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना सिक्योरिटी सर्वे में भी कहा गया है। उस सर्वे में उन्होंने कहा है कि एक साल में पाकिस्तान में सलामती की सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर हुई है। और सर्वे के मुताबिक लाहौर की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा लाहौर में ख़ास तौर पर सिक्योरिटी माहौल में 61% बेहतरी आई है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए 59%, पंजाब के दीगर अजला में 53% और कराची में 51% बेहतरी अब देखी गई है। सदर हम बात करें OICCI का कहना है कि मुल्क में काम करने वाले बड़े गैर मुल्की सरमायाकारों का सिक्योरिटी के माहौल पर मुस्बत तासुर अब इत्मीनान बख्श है। बिल्कुल, इससे दीगर मुमकिन सरमायाकारों को भी उनके मुस्बत पैगाम पहुँचता है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। हम जानेंगे, हमारे साथ कराची चैम्बर ऑफ सदर शारिक वोरा साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शारिक वोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, गैलप सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 कारोबारी अफराद का कहना है कि उनको मुस्तकबिल में कारोबार में बेहतरी की उम्मीद है। आप उन 7 में मौजूद हैं या उन बाकी 3 में मौजूद हैं? गुड मॉर्निंग। मैं तो 7 में क्या, मैं तो चाहता हूँ कि और मैं समझता हूँ कि 10 में से 10 जो है कारोबारी हजरात वो खुश हैं। ठीक है। अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मस्बत तब्दीली आई है वो यही है कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और इन्वेस्टर है वो बेसिकली इंस्पायर्ड है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझता हूँ हुकूमत की, कि लोगों का जो हौसला है। देखें, किसी भी मईशत के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि वहाँ का जो कारोबारी तबका है वो उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसमें ये मस्बत रवैया हो कि मेरे मुल्क में मैं जो काम कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसके नताइज मुस्तकबिल में बेहतर आएंगे। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत का ये कारनामा है, ये शायद आदाद व शुमार के जो नंबर्स हैं उससे बड़ा कारनामा ये है। तो दिस इज समथिंग आई अप्रिशिएट, और ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलाइज हो रहा है। और इसका फ़ायदा जो है फिर वो आपको पता है कि जो लाखों एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी बाहर हैं वो भी इंशाल्लाह अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मुल्क में लाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आप और हम सब देखेंगे कि जो नेक्स्ट ईयर एंड लेटर द नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान जो है वो उसकी जो ग्रोथ है इंशाल्लाह ताला वो 6% से ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह जो है वो कम से कम 7 से 8% बढ़ जाएगी। और जो एक मस्बत पहलू है वो ये है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इज गोइंग डाउन, जो कि फिर अल्टीमेटली हेल्प करेगा हमको पाकिस्तान की जो पॉलिसी रेट है, जो डिस्काउंट रेट है। शारिक वोरा साहब, गैलप सर्वे के मुताबिक ये भी कहा गया, गुज़श्ता साल की बात की कि उस दौरान 2/3 कारोबारी अफराद की जो सेल है उसमें कमी देखने में आई है। क्या ताजिर बरादरी और आप सबका यही मुशाहिदा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अच्छा, ये जो ऐसे नंबर्स हैं ना, जो नेगेटिव नंबर्स हैं, देखें कोई भी जो स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ है कि उसको आप किसी भी अंदाज से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक कि जी उसको अगर आप नेगेटिव माइंडसेट्स के साथ इवेल्युएट करेंगे तो आपको उसमें मनफी, ये हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाली चीज़ है। किन हालात में कोविड में इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की हालत थी, जो पाकिस्तान की फॉरेन डेट की पोजीशन थी, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह अब इकॉनमी का जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो बहुत पॉजिटिव है। और इंशाल्लाह, और कल भी, आज मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ और आपको बताऊँ कि द बेस्ट पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ कि वो हर 2-3 महीने के बाद पूरे चेंबर्स को बुला के उनके साथ पर्सनली मिल रहे हैं। कल भी वो हमसे मिले, और भी कोई तकरीबन 10-12 बड़े चेंबर्स थे। और ये बड़ा खुश आइंद है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व होता है ट्रेडर्स के साथ। ठीक है शारिक वोरा साहब, फिर आपकी मौजूदगी थी उस मुलाकात में तो उससे फ़ायदा उठाते हैं, आप हमारे साथ भी मौजूद हैं। क्या तजावीज़ दी गई हैं वज़ीर आज़म साहब को? वज़ीर आज़म साहब का उन तजावीज़ पर रिस्पॉन्स क्या था?
देखिए, बुनियादी तौर पर तो ज़्यादातर लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहा है कि जो पॉलिसी रेट है उसमें मज़ीद कमी की जाए ताकि पाकिस्तान की जो ग्रोथ हो रही है वो सस्टेनेबल हो। दूसरा, ज़्यादातर चेंबर्स ने जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको दूर करने के लिए कहा है। कराची चेंबर ने और बहुत सारे चेंबर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहा है कि सिर्फ टेक्सटाइल जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकती, हमको बियॉन्ड टेक्सटाइल्स देखना होगा, जिस पर के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस का जो है वो मुजाहिरा किया और उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब को, हमाद अज़हर साहब को, शौकत तरीन साहब को, सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, चेंबर्स के साथ एक रेगुलर कांटेक्ट में आएँ। और फिर शौकत तरीन साहब ने बड़ा अहम ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जी हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं जहां आपके डे टू डे इश्यूज जो हैं वो भी आप अपनी मुश्किलात उस पोर्टल पर रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि शौकत तरीन साहब भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग मिनिस्टर कॉमर्स के। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक टीम वर्क अब नज़र आ रहा है और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंस्पायर्ड है, वज़ीर-ए-आज़म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, शारिक बोरा साहब, जिस तरह कोविड की सूरत हाल है और अगर कराची का जिक्र करें तो कराची में दोबारा से सूरत हाल हम देख रहे हैं कि ख़राब होती जा रही है। ऐसे में जो कारोबारी मामलात हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देख, कराची अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर SOPs पर भी अमल दरामद एज कम्पेयर टू अदर कंट्री थोड़ा सा वीक है। और फिर आपको पता है कि कराची इतना कंजेस्टेड शहर है, यहाँ की जो आबादी है, इसकी जो प्लानिंग है उसमें बहुत करीब करीब लोगों की मूवमेंट्स है, ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से हुकूमत सिंध ऑल्दो मैं समझता हूँ कि बेहतर कंट्रोल कर रही है और बार बार लॉकडाउन या वैक्सीनेशन की ड्राइव भी हुकूमत सिंध ने बड़ी अच्छी चलाई हुई है। बट आई थिंक कि इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप अगर बिजनेसेस बंद कर देंगे तो उससे आपका कारोबार जो है वो अगर बंद हो जाएगा तो कोविड में तो शायद इतना बेहतर नतीजा ना मिले, लेकिन माशी तौर पर नुकसान होगा। इसको साइंटिफिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। कराची चैम्बर लॉकडाउन के हक में नहीं है, जो कि आज फैसला होना है, ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो उसको मतलब स्मार्ट लॉकडाउन या साइंटिफिक ऐसा लॉकडाउन करें। देखिए, अगर आप कराची को बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, तो लोग वैक्सीनेशन के लिए कैसे जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कोई और तरीकाकार अपनाना चाहिए कि जिससे केसेस भी नीचे आ सक रहे और कारोबार को भी नुकसान ना पहुंच रहा हो। आप बहुत शुक्रिया आपका शारिक वोरा साहब। मेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उन्होंने मुलाकात का भी जिक्र किया जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है और जो तजावीज़ उन्होंने बताई कि दी गई हैं और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसके ऊपर बड़ा मुस्बत रद्द बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं जो हमारी इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग हो, जिस तरह से कहा जा रहा है, सर्वे भी आया। हाँ, और अच्छा जो जिस तरह शारिक वोरा साहब ने कहा कि वो भी जो है मुतमईन है तमाम सूरत हाल से, वो 7 और 3 नहीं होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। बिल्कुल, तो उस लिहाज से तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग हो मजीद भी। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं। एक मुनफरिद सा तरीका है, मुनफरिद सा आइडिया है। कोट अद्दू दरियाए सिंध तौसा बैराज के मकाम पर लिटरेसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पाकिस्तान का पहला मुनफरिद कश्ती वाला स्कूल कायम कर लिया गया है और तालीम बालगा सेंटर कश्ती पर माहीगीरों को फ्री तालीम और किताबें फराहम कर। अच्छा, वो ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं? एक रिपोर्ट तैयार की है नासिर हुसैन ने, आपको वो दिखाते हैं। कोट अद्दू दरियाए सिंध तौसा बैराज के मकाम पर लिटरेसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पाकिस्तान का पहला मुनफरिद कश्ती का स्कूल कायम किया गया। कश्ती पर कायम स्कूल में माहीगीरों को फ्री किताबें और तालीम फराहम की जा रही है। स्कूल में माहीगीरों के लिए एक उस्ताद फराहम किया गया है। असाई ना पानी च गुजारिए के कश्तियां ते गुजारिए, सारे वड्डे यो काम किया। अनपढ़ लोग हैं, साकू कोई तालीम दा पता कहना, साकू हुण हर शय आंदी है, जरा ता ABC आंदी है, अली बे आंदी है, जरा ता हुण असा अपना नाम लिख सकते हैं और पढ़ ही सकते हैं। असां इतने कश्ते में आके पढ़ते हैं, धोपे सारा कुछ छांदा वसैल किया वजे। असां मजदूर लोग हैं, सारे किते मकसद कोई वजीफा किया वजे। अनपढ़ लोग से माई गिरा सारे ने कैसे गुजारी असां पे आवे ABC आ गई, हिसाब किताब करना आ गए, अपना नंबर लिखना आंदे। वजीर आला कोई प्ले करना कि 3 घंटे का कोई
वजीफा छोड़ देता मुझे। मछली पकड़ने वाले माहीगीरों को दौरान शिकार 2 घंटे रोजाना कश्ती के स्कूल में तालीम दी जाती है। 3 घंटे ये मेरे पास पढ़ते हैं, तो ये जो 3 घंटों का वक्त होता है ये इनकी रोज़गार के लिए होता है। मैं वज़ीर पंजाब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इनके लिए छोटा सा वजीफ़ा दें। माहीगीरों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से कश्ती के स्कूल में माहीगीरों को तालीम के साथ रोज़गार और वजीफ़ा भी फराहम करने का मुतालबा किया है। तालीम हर किसी का हक है और बिल्कुल, और जो लोग वो देखे, वो क्या कह रहा था कि जी कि हमारे तो बुजुर्ग जो थे वो भी यही काम करते थे, हमें तो तालीम का पता ही नहीं, आप कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो पता लग बिल्कुल जाएगा। ऐसे। अच्छा, वो बड़े खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले हमें कुछ भी नहीं पता था, हम मजदूर लोग हैं, लेकिन अब हमें अपना नाम लिखना आ गया। ये कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसी है, नाम भी नहीं लिखना आता था, बड़ी अच्छी बात है। और तालीम जो है किसी भी तरीके से हर शख्स तक, हर बच्चे तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के साथ जो T20 सीरीज़ जारी है। बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने तो ये जो 5 मैचेस होने थे इनके अंदर अपना कुछ कम्बिनेशन सीधा करना था। वैसे तो हमने 5 सीरीज़ के अंदर भी ये कम्बिनेशन नहीं किया, लेकिन हम इन 5 मैचेस से कम उम्मीद लगा के बैठे थे। 2 तो कम हो गए, अब पीछे 3 रह गए। बिल्कुल, अब जो है अब जो एक मतलब तीसरा उस लिहाज से देखा जाए तो तीसरा है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम की तरफ से पहले ही खेला जाएगा कल मैच। तो जो दूसरा T20 यानी कि इसको कहा जा रहा है कि कल गयाना में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम बारबाडोस से गयाना पहुंच भी गई है, जहाँ पर कोविड टेस्ट रिजल्ट आने तक तमाम जो स्क्वाड मेंबर हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया, वो आइसोलेट रहेंगे। ऐसे ही था। और अब टेस्ट प्लेयर जो है होने पर ये एक आम तरीका है जो अब अपनाया जाता है कि जब आप मूव कर रहे होते हैं उसके बाद टेस्ट किए जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, तो फिर वो आप सबको बाहर आने की इजाज़त दे दी जाती है। और अब पहला मैच हमें पता है T20 का वो बारिश की वजह से जो है मनसूख करना पड़ा था। वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग की थी और उम्मीद मुझे तो ज़ाती तौर पे ये थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा अगर पाकिस्तान की बैटिंग आ जाए, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई और मैच को ख़त्म करना पड़ा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो कीवी टीम है उसका दौरा पाकिस्तान के हवाले से भी अच्छी एक खबर आई है और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से जो है इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए सिक्योरिटी माहिर को पाकिस्तान उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे और फिर देखेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अब आएगी। सितंबर-अक्टूबर की ये सीरीज़ जो है ये प्लान्ड है और उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो वो भी एक अच्छी सीरीज़ होगी। खैर, हम अभी बात करते हैं जो कल होने वाला मैच है और पहले मैच के अंदर जो टीम कॉम्बिनेशन था उसको कैसे देखते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल साहब मौजूद है। मिर्ज़ा इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पहले बात कर लेते हैं कितना नुकसान हो गया ये 5 मैचेस पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर कितने इंपॉर्टेंट थे। हमारा कम्बिनेशन नहीं बन रहा था, 2 तो हम ज़ाया हो गए हमारे से। बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर हमजा और इकरा, आपको भी। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि एक टेस्ट हमने कम करके 2 T20 ऐड किए थे और वो दोनों ही बिल्कुल नहीं हो सके क्योंकि पहला मैच जो था वो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का जो वनडे था उसकी वजह से उसको उसकी नज़र हो गया, और फिर दूसरा जो वनडे था, जो टेक्निकली पहला वनडे था इस सीरीज़ का, वो बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान की तैयारी का वक्त कम है हमजा, क्योंकि अब पाकिस्तान को वापस आना है। फिर उसके बाद जिस तरह आप कह रहे थे सितंबर में शायद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आए और उसके बाद इंग्लैंड की टीम 2 T20 खेलने के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान के दौरे पर आए और 17 अक्टूबर से वर्ल्ड कप T20 मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है। तो वक्त बहुत कम रह गया है, हमने अब तक अपना कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, खुद इसका इतराफ़ हेड कोच मिसबाह-उल हक भी कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी गंभीर सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से, क्योंकि T20 की हमारी टीम हमेशा से अच्छी रही है। जो पहला T20 हुआ 2007 में हम उसके फाइनल में पहुंचे, दूसरे T20 2009 में हम जीतने में कामयाब हुए, 2010 2012 के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन 2016 में हम बाहर हो गए। तो मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा मिर्ज़ा इकबाल, एक सब जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले T20 मैच की, वैसे तो वो बारिश की नज़र हो गई, लेकिन अगर हम 9 ओवर्स की बात करें तो आप क्या समझते हैं कौमी टीम के जैसे फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने तो 85 रन खाए, तो उसको हम बेहतर कारकर्दगी कह सकते हैं? देखिए इकरा, क्योंकि मैच बहुत कम ओवर्स का हो गया था तो उसमें तो पिटाई लाजमी होनी थी, क्योंकि दूसरी टीम भी तैयारी के साथ आ रही थी, कम ओवर्स थे, तो इसलिए अब असल इम्तिहान जब कल होगा दूसरा T20 जॉर्ज टाउन गयाना में, तब पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम का अगर आप कंपैरिजन करें हमदा, तो बहुत मजबूत टीम है। क्रिस गेल, डिवैन ब्रावो, निकोलस पूरन, उसके अलावा जो उनके कप्तान है कैरून पोलार्ड, जेसन होल्डर, बड़ी तगड़ी टीम है वेस्ट इंडीज की। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनकी बैटिंग लाइनअप नंबर 9-10 तक तो उनकी बैटिंग लाइनअप है, आपने देखा होगा 9 ओवर्स में जिस तरीके से वो मार रहे थे। लैंडन सिमंस अगर जख्मी हो गए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक टफ टाइम होगा
क्योंकि वेस्ट इंडीज 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत चुका है, तो पाकिस्तान की सलाहियतों की आजमाइश होगी ये सीरीज। बिल्कुल सर, उस मैच में भी जो बॉल बैट पे लग रहा था वो ग्राउंड से बाहर ही जा रहा था, मतलब छक्के इस तरह से लग रहे थे। खैर हम देखें तो शर्जील मौजूद थे, फ़खर मौजूद थे, लेकिन पीसीबी की जानिब से जो लिस्ट सामने आई थी उसमें लग यही रहा था कि शायद बाबर और रिजवान ही ओपन कर रहे होंगे, उनके नीचे शर्जील थे, फिर हम फ़खर को शाह हफीज़ के बाद शामिल कर रहे थे। तो ये सर मामला क्या है? अगर इन दोनों को खिलाना है तो हमने फैसला अटल कर लिया कि ओपन तो वही दोनों करेंगे, इधर हम कोई चांस नहीं ले सकते या हमें लेना नहीं चाहिए कि हमारा मिडिल ऑर्डर शायद स्ट्रॉन्ग हो जाए अगर बाबर और रिजवान नीचे आ जाए? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की हमजा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप क्रिकेट एनालिस्ट बनते जा रहे हैं। और अब मसला ये है कि पाकिस्तान की टीम ने जो कल परसों टीम खिलाई थी पहले T20 में, उसमें यही कहा जा रहा था कि रिजवान के साथ शर्जील खान इनिंग्स ओपन करेंगे, क्योंकि शर्जील खान का फिर कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरीके से वो इब्तिदाई 6 ओवर्स में दायरे को यूटिलाइज करते हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं, तो उनका फायदा नीचे मिडिल ऑर्डर में नहीं होगा। लेकिन मैं हैरान हूँ, टेक्निकली अगर आप देखें तो 5 ओपनर्स खेल रहे थे हमजा इस T20 में, उसके रिजवान, बाबर आजम, शर्जील खान, फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज भी एक ज़माने में इनिंग्स ओपन करते चले आए, तो कॉम्बिनेशन बना नहीं पाए मिसबाह-उल हक। अपने मंजूर नज़र लोगों को मिडिल ऑर्डर में सेट करने की जो ये कोशिश है ना, इनकी नियतों की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। हमें शोएब मलिक को क्यों नहीं लाते? लोग कह कर थक गए कि हमें एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो मिडिल ऑर्डर में न सिर्फ विकेटें बचाए बल्कि स्ट्राइक भी रोटेट करे, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता फ़खर जमान को ये 5वें नंबर पर खिलाकर उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा मिर्जा साहब, अगर मोहम्मद वसीम की बात कर लें तो आप क्या देखते हैं? उनका क्योंकि डेब्यू था, कैसा स्पेल रहा, ख़ास तौर पर उन्होंने क्रिस गेल की विकेट भी ली। देखें इकरा, अभी तो वो 2-2 ओवर्स के स्पेल थे और वसीम ने एक विकेट ली। उनका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से, 19 साल के, लेकिन मैं हैरान हूँ कि बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस लिए हुए खिलाड़ियों को क्यों इंडक्ट कर दिया जाता है पाकिस्तानी टीम में। आप देखिए, मूसा खान किस्से पारीना बन गए, नसीम शाह कहाँ चले गए, शाहीन शिनवारी कहाँ चले गए, मोहम्मद हसनैन को एक मैच खिलाया जो मैनचेस्टर का बॉलिंग ही नहीं दी। बेशुमार बॉलर्स हैं, तो मुझे लगता है कि वकार यूनुस साहब क्रेडिट लेने के लिए कि उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, मौका दे रहे हैं। अभी एक अरशद इकबाल भी इस टीम में मौजूद है, स्वाबी के फास्ट बॉलर, उनको एक T20 खिलाया जा चुका है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाह रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की विकेटें हमजा स्पिनर्स के लिए ज्यादा आइडियल होंगी, तो अब हम देखते हैं कि हमारे स्पिनर्स क्या करते हैं। इमाद वसीम को इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, आया इमाद वसीम इनके प्लान में है नहीं, उनका सितारा गर्दिश में। एक जमाने में इमाद वसीम को पाकिस्तान की T20 टीम की कप्तानी के लिए टिप किया जा रहा था, लेकिन अब उनका सितारा गर्दिश में है। सर बहुत देर की मेहरबान आते आते वो वाला मामला, हफीज़ को आखिरकार ओवर मिलना शुरू हो गए हैं और अब हमें लग रहा है कि स्पिनर्स में सबसे ज़्यादा फोकियत पिछले 2 मैचेस अगर जो पाकिस्तान ने खेलने, लग रहा था कि शायद हफीज़ ही सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर हमारे पास रह गए हैं। इतना हमें टाइम क्यों लग गया ये समझने में, या फिर अब अना कुछ कम होती जा रही है? अना की तो बात नहीं है, वो कहते हैं ना हमजा, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मोहम्मद हफीज ने जब अपना डेब्यू किया 2003 में, मुझे अच्छी तरह से याद है, अब 2021 आ गया, 18 बरस हो गए, इन और आउट हुए, लेकिन तजुर्बा है उनके पास और वो बॉलिंग करते हैं। पता नहीं क्यों मिसबाह-उल हक उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे, यूटिलाइज करना चाहिए। और जब शोएब मलिक खेलते थे उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों बॉलिंग कर लेते और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये बैट्समैन को फंसा सकते। तो अब चले, देर आयत दुरुस्त आयत, आपने कहा, सही कहा हमजा। अब देखते हैं कि हफीज को ये वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब इनके प्लान में होगा हफीज, तो विकेटें मुत्तहिदा अरब अमारात की, शारजा की, अबू धाबी की, दुबई की, उन विकेटों पर हफीज जो है वो कारआमद साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, सुबह सवेरे आप बात कर रहे थे और अब देखते हैं हमारा टीम कॉम्बिनेशन कुछ बनता है नहीं बनता, और पूरी कौम कोशिश कर रही है, दुआ कर रही है शोएब मलिक को भी शामिल किया जाए। अच्छा, मैं भी ये, अब हम लोग ये भी दुआ करें ना कि सीरीज भी अब जीत ही जाए हम लोग। ठीक है जी, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।